हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग और ऑडिटिंग में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के हमने पार्ट 3 तक देख लिया। आज हम इसका करेंगे पार्ट 4। और जो हमारा चैप्टर 6 है, इसमें हम देख रहे हैं कंपनी अंकेशक। जो कंपनी ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसकी क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स हैं ये आपके जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ऑडिटिंग के ये वाला टॉपिक आपके किसी और एग्जाम में भी है तो वहाँ ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा देखिए, आपसे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हम देख चुके थे और देखिए सीधे चलते हैं। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जाते जाते आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया था लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्ति की स्थिति पर किस लेखा परीक्षक मानक है ना, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। AS 28, AS 20, AS 22 और AS 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आज ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों ने आंसर दिया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उनके आंसर सही थे, और जिन्होंने नहीं दिए वो तो फिर उनका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेशक की नियुक्ति है ना, तो ये पूछ रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो ऑडिटर होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होगा या फिर रीअपॉइंटमेंट होगा, तो नियंत्रण एवं महालेखाकार जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है कैग के द्वारा की जाएगी। ये भी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो आपके पास देखिए धारा 138, 139, 140 और 141, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 139 के तहत अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। आज ये आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। धारा 144। देखिए, धारा 144 में क्या दे रखा है? सेवाएं जो अंकेशक के द्वारा नहीं दी जा सकती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं देगा? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज ड्यूरिंग ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग के समय ये वाली सर्विसेज नहीं दे सकता। कौन सी? जैसे अंकेशक प्रत्यक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से निम्नलिखित सेवाएं कंपनी में, सूत्रधारी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी सहायक कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी नहीं दे सकता, ठीक है। इनमें नहीं दे सकता। कौन कौन सी? पहली ही सर्विस हो गई जैसे अकाउंट सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, ठीक है, इंटरनल ऑडिट सर्विस, एक्रूअल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस। जब भी एक ऑडिटर अपनी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके अंदर ये वाली सर्विसेज नहीं देता है, ठीक है। ये वाली सर्विस नहीं दे सकता है। अगर ऐसी सर्विसेज देता है तो वो क्या होंगी? वॉइड हो जाएंगी और वो लीगल कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली का अर्थ है स्वयं के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा, साझेदार के द्वारा या किसी संबंधित व्यक्ति के द्वारा, आइदर हिमसेल्फ और रिलेटिव और पार्टनर और एनी अदर कनेक्टेड पर्सन, किसी के द्वारा भी इस तरह की सर्विस नहीं दे सकता है। अंकेशक के द्वारा केवल वही सेवाएं दी जा सकती है जो संचालन मंडल या अंकेशक समिति, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, या ऑडिट कमेटी है, जो सर्विसेज करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, सिर्फ वही सर्विसेज देगा। इसके अलावा कोई और सर्विसेज नहीं देगा एक ऑडिटर, ठीक है। अब देखिए धारा 145 क्या कह रहा है। धारा 145 में कह रखा है कि अंकेशक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। जो भी अंकेशन ऑडिट रिपोर्ट लिखेगा तो उस पर साइन भी तो अंकेशक ही करता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है जिसे अंकेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वही अंकेशक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित पत्र होते हैं, प्रपत्र होते हैं, ठीक है, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। जिसने जो अपॉइंट किया गया है ऑडिटर, जो मेन ऑडिटर है वही साइन करता है। ये नहीं कि क्लर्क ने सारी ऑडिटिंग करी है तो वही साइन करके चला जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। साइन कौन करेगा? ऑडिटर ही, जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है एज एन ऑडिट पर्पस वही करेगा। उसके क्लर्क, जूनियर, सीनियर कोई और नहीं करेगा, ठीक है। फर्म की दशा में वही साझेदार हस्ताक्षर करेगा जो सनदी, जो चार्टर अकाउंटेंट हो, सनदी लेखाकार हो, ठीक है। वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के सामने इस रिपोर्ट को क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। ये हमने पीछे भी देखा था। अब देखिए धारा 146, धारा 146 में क्या दे रखा है कि वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, राइट टू अटेंड एजीएम। तो देखिए, वार्षिक साधारण सभा में अटेंड होने का अधिकार होता है एक ऑडिटर के पास में, ठीक है। वार्षिक साधारण सभा की
सूचना अंकेशक ऑडिटर को दी जाएगी। अंकेशक स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा वार्षिक साधारण सभा में पहुंचने का अधिकार रखता है, बशर्ते प्रतिनिधि भी क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए और कंपनी अनुमति करे, तभी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑडिटर का, तभी उसे एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी में अटेंड करने का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, अंकेशक की वार्षिक साधारण सभा में बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो अटेंड भी हो सकता है प्लस स्पीक भी कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अटेंड एंड स्पीक, ये दो चीज़ें ऑडिटर के पास राइट होते हैं आर्टिकल नंबर 146 के तहत, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए धारा 147, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है धारा 147, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आराम से पढ़ाऊँ, तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अर्थदंड पेनल्टी किस तरीके से दी जाएगी, तो देखो कंपनी पर यदि धारा 139 से लेकर 146, यहाँ पर किस चीज़ को याद रखना है, कंपनी, यहाँ कंपनी की बात करी गई है। कंपनी पर यदि 139 से 146 में किसी प्रावधान का पालन नहीं करने पर कम से कम मिनिमम कितनी 25,000 रुपये, मैक्सिमम कितनी 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा कंपनी के केस में। ठीक है, पहला केस क्या होगा कंपनी का। दूसरा केस क्या है, दोषी अधिकारी या कर्मचारी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, दोषी अधिकारी कर्मचारी है तो मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। ठीक है, कब लगाया जाएगा, जब ये कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तब अंकेशक ऑडिटर पर यदि धारा 139, 144, 145 में किसी प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो कम से कम 25,000 रुपये और 5 लाख रुपये। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एक कंपनी है और एक है ऑडिटर। ठीक है, कंपनी और ऑडिटर पे सेम अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा रही है, 25,000 मिनिमम और 5 लाख रुपए मैक्सिमम, 25,000 मिनिमम और 5 लाख रुपए मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों का सेम हो जाएगा। जो अधिकारी है कर्मचारी है उस पर 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ही जुर्माना लगाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटर जो है अगर अपने जो ऑडिटर का जो पारिश्रमिक है, ठीक है, उसका 4 गुना दोनों में से जो भी कम हो तक जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ऑडिटर पे मैक्सिमम कितना 4 टाइम जो भी उसको इंसेंटिव वो जो मिलता है रेम्यूनरेशन उसका 4 टाइम्स तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर इन दोनों में से जो कम होगा उतना ही जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, 4th, यदि अंकेशक जानबूझकर या इरादतन मतलब अपनी खुद की इच्छा से जानबूझकर इस तरह का या अंशधारकों को या लेनदेनदारों को या फिर कर प्रतिकरण को धोखा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भैया जानबूझकर वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि वो धोखे की कैटेगरी में आ रहा है ना, धोखा देने के लिए ही उसने ऑडिटिंग वाला रास्ता अपनाया, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना और 25 लाख रुपये तक का पारिश्रमिक दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जो रेम्यूनरेशन है उसका 8 गुना तक उसे पनिश किया जा सकता है, पेनल्टी है ना, 8 गुना तक उसकी जो रेम्यूनरेशन है उसकी पेनल्टी दी जा सकती है। और इनमें से जो भी कम हो, ठीक है, जो भी ये दिए जा रहे हैं 25,000 25 लाख है ना, या फिर जो 8 गुने की उसकी जो रेम्यूनरेशन निकल के आ रही है, तो इन दोनों में से जो कम होगा उसका दंड उसे दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है ये। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए धारा 148, धारा 148 में क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के आदेशों पर लागत अंकेक्षण करवाना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो केंद्र सरकार ऐसी कंपनियां जो उत्पादन या निर्माण या प्रक्रिया या खनन जैसी गतिविधियों में लगी हुई हैं, कौन कौन सी, जैसे प्रोडक्शन में, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में, प्रक्रिया खनन माइनिंग में, ठीक है, प्रोसेसिंग या फिर माइनिंग ये बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी किसी उत्पादन गतिविधि में लगी हुई है जिसका नेटवर्थ टर्नओवर है ना, जिसमें क्या होता है जो उनकी शुद्ध संपदा, ठीक है, टर्नओवर जो नेटवर्थ होती है टर्नओवर के आधार पर यहाँ पर क्या करना होगा ना, कॉस्ट ऑडिट करवाने का आदेश दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भैया कॉस्ट ऑडिट कहाँ करवाई जाएगी, तो उनके नेटवर्थ और टर्नओवर के बेसिस पे माइनिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, ये इस तरह के कार्य में लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग का कार्य है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, माइनिंग, ये वाली 3 चीज़ें याद रखें, 3-4 वर्क है ना। इन कंपनियों को अलग से सामग्री खाता, उपयोगिता खाता, श्रम खाता, ठीक है। तो देखो सामग्री खाता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑडिटिंग की जा रही है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल रही है, इसके लिए आपको सामग्री खाता अलग बनाना पड़ेगा। उपयोगिता खाता कितना आप जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है उसमें से कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कितना वेस्ट जा रहा है। श्रम खाता लेबर की कैलकुलेशन करेंगे, अन्य व्ययों के संबंध में खाते बनाएंगे, ठीक है। लेखा पुस्तकों को रखने के आदेश भी केंद्र सरकार दे सकती है। लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट लागत अंकेक्षण को प्रयासरत कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो
जो कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस होगा ना, उसी को ही एज एन कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, जिसके द्वारा ICWAI के सदस्य होना चाहिए उसको, ठीक है, तभी उसको एज एन कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जो नॉर्मल ऑडिटर होता है और कॉस्ट ऑडिटर होता है, ये दोनों अलग अलग होंगे, एक ही व्यक्ति को दोनों अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लागत अंकेशन की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के 180 दिन के भीतर संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। लागत अंकेशन का पारिश्रमिक सदस्यों के द्वारा साधारण सभा में निर्धारित किया जाएगा, ये हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। और ये यहाँ पर धारा 139 के अनुसार नियोक्ता अंकेशक लागत अंकेशन कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता है। देखो हमने बताया ना, जो नॉर्मल ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, दोनों अंकेशन अलग अलग होंगे और दोनों अंकेशक भी अलग अलग ही होंगे, ठीक है। और लागत अंकेशन करते समय लागत अंकेशन मानक कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का उसे पालन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। लागत अंकेशन मानक कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को जारी करने का कार्य कौन करता है? ICWAI के द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन पर होगा। लागत अंकेशन जो कॉस्ट ऑडिटर की योग्यता, अयोग्यता, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, ठीक है, जो भी इससे संबंधित प्रावधान होंगे वो वैसे ही होंगे जो कंपनी अंकेशक के होते हैं, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। आ जाइए, आकस्मिक रिक्ति होने पर, है ना, कंटिंजेंसी हो गई, मान लीजिए 30 दिन के भीतर संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नए अंकेशक की नियुक्ति की जाएगी। अगली वार्षिक साधारण सभा जो नेक्स्ट AGM होगी उस तक वो रहेगा, ठीक है, वह कंटिन्यू अपने पोस्ट पर रहेगा। लागत अंकेशन कॉस्ट ऑडिटर अपनी अंकेशक रिपोर्ट संचालन मंडल किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के भीतर कंपनी के द्वारा केंद्र सरकार को स्पष्टीकरणों के साथ भेजेगी। अब देखिए, लागत रिकॉर्ड से संबंधित रजिस्टर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन से में रखा जाएगा? जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड A1 है ना, फॉर्म किस में रखा जाएगा? अपॉइंटमेंट के लिए। कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म सेकेंड कौन सा है? इसमें कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी, अंकेशक के द्वारा संचालन मंडल को दी जाती है, ठीक है। CRA 3 फॉर्म लागत अंकेशन रिपोर्ट केंद्र सरकार को, ठीक है। और CRA 4 फॉर्म किसको भेजा जाएगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और CRA सेकंड फॉर्म में नियुक्ति के 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजी जाती है। आज ये देखते हैं यहाँ से। अब देखिए, अध्याय 9 धारा 128 से 138 तक कंपनी की लेखा पुस्तकें। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से है ना, अध्याय 9 वाले पॉइंट से अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार के पास एक निश्चित अवधि तक विशेष परिस्थितियों में विशेष लेखा परीक्षण की निर्देशित करने का अधिकार होता है? DLB जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आपको बताना है कि इनमें से धारा 224, धारा 220, 233 या 220, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, चलो बाय।